स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अल्केन्स के कन्फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कन्फॉर्मेशंस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स के अराउंड एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट के कारण फॉर्म होते हैं। सिंस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है, इसीलिए अल्केन्स के बहुत सारे कन्फॉर्मर्स बनते हैं। सिंस कन्फॉर्मर्स रोटेशन के कारण बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम रोटामर्स भी कहते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन के कारण सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब नहीं होता है, इसे हम फ्री रोटेशन भी कहते हैं। चलिए कन्फॉर्मेशंस को इथेन मॉलिक्यूल की हेल्प से समझते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इथेन मॉलिक्यूल्स के कितने कन्फॉर्मर्स पॉसिबल होते हैं, तो इसका जवाब होता है इनफाइनाइट, क्योंकि अगर आप 1 डिग्री भी रोटेट करते हैं तो एटम्स का स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण एटम्स के बीच में लगने वाले रिपल्सन की वैल्यू चेंज हो जाती है और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ या घट जाती है। इथेन मॉलिक्यूल के केस में हमें 2 एक्सट्रीम केसेस मिलते हैं, जिसमें एक फॉर्म को हम एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन कहते हैं, वहीं दूसरे फॉर्म को हम स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशंस कहते हैं। सिंस मॉलिक्यूल्स का स्पेस में अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल होता है, इसीलिए इनको विजुलाइज करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस पढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रोजेक्शन होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन, जिसमें हम मॉलिक्यूल को किसी पर्टिकुलर कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रोजेक्शन को हम सॉहर्स प्रोजेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशंस कारपेंटर के सॉहर्स के जैसे दिखते हैं। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर एक्सिस या फिर कहें बॉन्ड एक्सिस के अराउंड व्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह सॉहर्स प्रोजेक्शन किस तरह से बनता है। यदि हम इथेन मॉलिक्यूल लें तो इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को हम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं, जिसमें लोअर एंड फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, वहीं अपर एंड कार्बन के रियर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दूर वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम कार्बन एटम की बाकी तीनों वैलेंसीज को सामने से देखेंगे तो ये हमें 2 डायमेंशन में एक दूसरे से 120 डिग्री पर दिखते हैं। तो कार्बन एटम की बाकी तीनों वैलेंसीज को हम 3 लाइन से दिखाते हैं, जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं। यदि हम इथेन मॉलिक्यूल की बात करें तो इथेन मॉलिक्यूल में कार्बन की बाकी तीनों वैलेंसीज हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाइड होती हैं, तो हमें इथेन का यह प्रोजेक्शन मिल जाता है। इस तरह से मिलने वाले फॉर्म को हम एक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसे सामने से देखेंगे तो बाकी तीनों वैलेंसीज के हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे होंगे, जैसा कि सोलर एक्लिप्स के केस में होता है। अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, जिससे कि सन मून के पीछे छिप जाता है और हमें दिखाई नहीं देता है। इसमें हाइड्रोजन एटम के बीच डिस्टेंस मिनिमम होता है, जिसके कारण यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है और यह फॉर्म बहुत ही अनस्टेबल होता है। वहीं अगर हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो हमें
एक ऐसा फॉर्म मिल जाता है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। इस फॉर्म को हम स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। सिंस यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो हाइड्रोजन एटम्स के बीच लगने वाला रिपल्सन मिनिमम होगा और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम होगी। कन्फॉर्मर्स को ड्रॉ करने के लिए एक और फॉर्म होता है जिसे हम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन कहते हैं। इसमें हम मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन बॉन्ड के सामने से कुछ इस तरह से व्यू करते हैं। यदि हमें किसी मॉलिक्यूल का न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बनाना है तो इसमें फ्रंट वाले कार्बन को एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं रियर वाले कार्बन को हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट करने वाला डॉट रियर कार्बन से फॉर्म सर्कल के सेंटर पर होता है और फ्रंट कार्बन के बाकी तीनों वैलेंसीज को हम 3 लाइन से दिखाते हैं जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं। ये तीनों लाइंस सर्कल के सेंटर्स को टच करते हुए होते हैं। वहीं रियर कार्बन वाले बाकी तीनों वैलेंसीज को हम 3 लाइन से दिखाते हैं जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री पर होती हैं और सर्कल को टच करती हैं, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम सबको एक साथ दिखाएं तो हमें मॉलिक्यूल का कुछ ऐसा प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। इसे ही हम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो यह मॉलिक्यूल का स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन होगा। वहीं अगर हम इस मॉलिक्यूल को रोटेट करें और एक ऐसा कन्फॉर्मेशन बनाएं जिसमें हाइड्रोजन एटम्स के बीच में डिस्टेंस मिनिमम है, तो इसे हम इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन कहते हैं, जिसे हम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में पीछे के कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स फ्रंट वाले कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स के पीछे छिप जाते हैं। चलिए हम इथेन के कन्फॉर्मेशंस की रिलेटिव स्टेबिलिटीज को चेक कर लेते हैं। तो इथेन के 2 एक्सट्रीम केसेस मिलते हैं, जिसमें पहला होता है इक्लिप्स्ड फॉर्म, जिसे हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। वहीं दूसरा एक्सट्रीम केस होता है स्टैगर्ड फॉर्म, जिसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्लिप्स्ड फॉर्म के केस में अटैच्ड ग्रुप के बीच में रिपल्सन्स मैक्सिमम होते हैं, वहीं स्टैगर्ड फॉर्म में ग्रुप्स के बीच रिपल्सन मिनिमम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इक्लिप्स्ड फॉर्म में ग्रुप्स के बीच डिस्टेंस मिनिमम होता है, जिससे कि रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। वहीं स्टैगर्ड फॉर्म में ग्रुप्स के बीच डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, इसीलिए यहाँ पर रिपल्सन मिनिमम होता है। सिंस इक्लिप्स्ड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा रिपल्सन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। वहीं स्टैगर्ड फॉर्म में रिपल्सन मिनिमम होने के कारण इनकी एनर्जी भी मिनिमम होती है। और अगर हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करें तो इक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी मैक्सिमम होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी मिनिमम होती है, जबकि स्टैगर्ड फॉर्म की एनर्जी मिनिमम होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इन दोनों एक्सट्रीम केसेस के अलावा बनने वाले बाकी सारे केसेस को हम स्क्यू कन्फॉर्मर्स कहते हैं।